Good morning, everyone. Am I audible? Good morning, everyone. Am I audible? Is the video clear? वीडियो भी क्लियर है? देख पा रहे हैं आप वीडियो? गुड. चलिए बढ़ते हैं आगे. अब कोई क्वेरी, कोई डाउट रिगार्डिंग द प्रीवियस लेक्चर? एनी क्वेश्चंस? यस हरीश, बोलिए. Usually these days toss is called top. That's just a matter of vocabulary, Harish. You can change to it. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. TOS used as a variable for top of stack. TOS itself stands for top of stack. The acronym TOS stands for top of stack. Right? You can change it to whatever you like. आपको उसको टॉप बोलना है, आप टॉप बोल सकते हैं. Hardly matters. Right? Anything else? चलिए. Anyone else? किसी और को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी? नहीं? आगे बढ़े. फर्स्ट इन लास्ट आउट. लीफो का ही दूसरा वर्ड हो गया. जनरली हम लीफो बुलाते हैं, बट आप फीलो भी बुला सकते हैं. लीफो इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीलो इज फर्स्ट इन लास्ट आउट. दोनों ही अगर आप नोटिस करें तो स्टैक की प्रॉपर्टीज हैं. ओके अंकुश? हाँ, तो पीप करता है ना. मैं पीप का ही तो काम है कि स्टैक का सबसे टॉप एलिमेंट हमें दे. अगर आप पीप लिखते हैं या पीप का कोड करेंगे तो पीप का काम ही होगा कि आपको स्टैक का टॉप एलिमेंट बताए. पॉप और पीप में यही तो फर्क है. पॉप ना सिर्फ आपको टॉप एलिमेंट देगा बल्कि उसे हटा भी देगा, जबकि पीप सिर्फ टॉप एलिमेंट आपको बताएगा, उसे हटाएगा नहीं और ना ही टॉप ऑफ स्टैक को रिड्यूस करेगा. ओके मयंक, आगे बढ़ूं? नो डाउट्स? चलिए, तो अब आज हमें करनी है कोडिंग. राइट? आज आपकी सी लैंग्वेज का यूज होगा. अब इससे पहले कि मैं आपको कोडिंग करवाऊं पुश की, पॉप की और बाकी सारी चीज़ों की, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग वो एल्गोरिथम्स डिस्कस करें या वो स्टेप्स डिस्कस करें जो हमें पुश या पॉप के अंदर करने चाहिए. तो आज से हम एक और चीज़ डेटा स्ट्रक्चर के हर लेक्चर में करा करेंगे. हमें जो भी प्रोग्राम बनाना होगा उस प्रोग्राम से रिलेटेड जो स्टेप्स हैं उन्हें हम सबसे पहले मेंशन करेंगे. प्रोग्रामिंग की दुनिया में अगर आप जानते हो तो इसे कहा जाता है सूडो कोड. ये जो आप करने जा रहे हैं इट्स बेसिकली नोन एज सूडो कोड. तो आज हम लिखेंगे सबसे पहले सूडो कोड फॉर द फंक्शन पुश. याद रखिएगा, हमें पुश के नाम पे फंक्शन बनाना है. तो जो हमारा पुश नाम का फंक्शन होगा उसमें हम मेनली क्या क्या करेंगे इसे हमें प्लेन इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करना होता है. और इस स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन को ही अपन लोग बुलाते हैं सूडो कोड. सूडो कोड सबसे पहला स्टेप होता है जो आप प्रोग्रामिंग में करते हैं. एक बार सूडो कोड बन गया उसके बाद फिर आप उसे कन्वर्ट करते हैं एल्गोरिथम या एक्चुअल कोड में. तो सबसे पहले हम सूडो कोड लिखेंगे. आज मैं आपको पहला सूडो कोड लिखना सिखाऊंगा. फिर जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा सूडो कोड्स आप लिखने की कोशिश कीजिएगा. मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आप सोचिएगा कि इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर ये पर्टिकुलर फंक्शन में हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए. ठीक है? तो सबसे पहले मैं लिख दूं सूडो कोड होता क्या है. द टर्म सूडो कोड in programming is describing each step to be taken
describing each step to be taken for performing a particular operation. A particular operation. The pseudocode never considers any language, nor it uses any syntax. समझिएगा इस बात को, राइट? तो सूडो कोड के अंदर अगर आपको कंडीशन चेक करनी है तो सूडो कोड सिर्फ लिख देगा चेक फॉर द कंडीशन। वो ये नहीं बताएगा कि ये कंडीशन इफ से चेक होगी या एल्स इफ से होगी या टर्नरी ऑपरेटर लगेगा, वो सब प्रोग्रामर अपने लेवल पे सोचे। सूडो कोड सिर्फ ये बताएगा क्या करना है, कैसे करना है, दैट रिमेन्स द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो प्रोग्रामर को हैंडल करना होता है। समझ आ रहा है, राइट? सो सूडो कोड नेवर कंसिडर्स एनी लैंग्वेज, नॉर इट मेंशंस exact syntax of a particular step, right? It only describes the step in plain English, and the programmer or coder has to implement it in any language of his choice. ठीक, और हमारे लिए वो लैंग्वेज सी होगी तो हम उसे सी में इंप्लीमेंट करेंगे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सूडो कोड, जो आज आप पहली बार सीखेंगे, एंड थ्रू आउट दिस कोर्स खूब सारे सूडो कोड्स हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं सूडो कोड फॉर द फंक्शन पुश। अब आपने लास्ट लेक्चर मिस ना करा हो अगर, तो मुझे बताइए पुश का सबसे पहला काम क्या होगा? भूलिएगा मत, हम फंक्शन बना रहे हैं, मेन से पुश कॉल होगा, तो पुश का सबसे पहला काम क्या होगा? जल्दी बताइए। पुश का मेन काम तो है स्टैक में डेटा डालना। क्या पुश जब भी कॉल होगा बिना सोचे समझे स्टैक में डेटा डाल देगा? ध्यान से सोचिए, जब भी पुश कॉल होगा ये गारंटी है वो स्टैक में डेटा डालेगा? नहीं, स्टैक में जगह भी तो होनी चाहिए। अगर जगह ही नहीं होगी तो उस केस में पुश कैसे काम कर पाएगा, राइट? पुश किस तरीके से स्टैक में डेटा कर पाएगा स्टोर? एम आई क्लियर? चले आगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा पुश के अंदर चेक फॉर ओवरफ्लो। ठीक है, अब याद रखिएगा सूडो कोड नहीं बताएगा कि ओवरफ्लो की कंडीशन क्या होती, वो प्रोग्रामर अपने लेवल पे सोचे, राइट? जैसे आपको याद होगा हमारे केस में ओवरफ्लो कब होगा? हमारे केस में ओवरफ्लो कब होगा? जब टॉस एरे के या स्टैक के लास्ट इंडेक्स पे होगा। जब टॉस एरे के या स्टैक के लास्ट इंडेक्स पे होगा तो हम लोग मानेंगे दिस इज द केस ऑफ ओवरफ्लो। हमारे लिए दिस विल बी द केस ऑफ ओवरफ्लो। सूडो कोड के इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर स्टैक फुल है, मतलब आपका टॉस लास्ट इंडेक्स पे है, स्टैक इज फुल, देन क्या मैसेज आना चाहिए स्क्रीन के ऊपर? पुश की तरफ से। देन क्या मैसेज आना चाहिए स्क्रीन के ऊपर पुश की तरफ से? वेरी गुड, पुश की तरफ से मैसेज आना चाहिए स्टैक ओवरफ्लो। सो विल से देन प्रिंट स्टैक ओवरफ्लो। और याद रखिए ये किसकी कोडिंग कर रहे हैं हम लोग? ये हम लोग किसकी कोडिंग कर रहे हैं? एक फंक्शन की। फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो अब मुझे बताइए अगर पुश फंक्शन स्टैक ओवरफ्लो का मैसेज दे रहा है तो क्या वो पुश कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा डेटा? पुश कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, यानी पुश फंक्शन को खत्म हो जाना चाहिए। स्टैक ओवरफ्लो का मैसेज देने के बाद पुश को रुक जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए। अब आपने अगर सी पढ़ी है, आप कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ी है, तो बताइए लूप कैसे रोकते हैं प्रोग्रामिंग में? प्रोग्रामिंग में लूप को कैसे रोका जाता है? ब्रेक से। और फंक्शन को कैसे रोकते हैं? फंक्शन को कैसे रोकते हैं? नहीं, ब्रेक से नहीं रोकते हैं फंक्शन को। फंक्शन को रोकते हैं रिटर्न से। फंक्शन एग्जिट से तो प्रोग्राम ही बंद हो जाता है। एग्जिट तो प्रोग्राम ही बंद कर देता है। हमें प्रोग्राम बंद नहीं करना, हमें सिर्फ पुश फंक्शन से वापस जाना है मेन के पास। सो विल जस्ट राइट रिटर्न। यानी अगर स्टैक में जगह नहीं है तो पुश करेगा दो काम, मैसेज प्रिंट कर देगा कि स्टैक ओवरफ्लो, और वहीं का वहीं अपने प्रोसेस को रोककर कंट्रोल को वापस भेज देगा मेन में।
तो आपने सी में अगर फंक्शंस पढ़े हो तो वापस मेन में जाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं कीवर्ड रिटर्न। ठीक है, चलिए अब आता है स्टेप नंबर 3। अब मुझे बताइए, अगर स्टैक फुल नहीं है तो क्या स्टैक में जगह है ना? तो पुश को क्या करना चाहिए? अगर आप थे लास्ट लेक्चर में तो मुझे बताइए पुश को क्या करना चाहिए अगर स्टैक में जगह है? वेरी गुड, पुश को टॉस को इंक्रीमेंट करना चाहिए बाय 1। ठीक है, टॉस टॉप जो भी आप नाम देना चाहें, मेन पॉइंट है वो वेरिएबल एक से इंक्रीमेंट हो जाए जो स्टैक में इंडेक्सिंग कर रहा है। सो टॉस शुड बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। फाइन, फिर अब इसके बाद क्या करें? टॉस इंक्रीमेंट हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जहां टॉस पॉइंट कर रहा है स्टैक में जहां टॉस पॉइंट कर रहा है वहां एलिमेंट स्टोर कर दिया जाए। जहां टॉस पॉइंट कर रहा है वहां एलिमेंट स्टोर कर दिया जाए। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इंसर्ट द एलिमेंट एट द पोजीशन पॉइंटेड बाय टॉस। इंसर्ट द एलिमेंट वेयर? in the stack. Insert the element in the stack at the position pointed by toss, and last step will be finish and return. Step number 5 will be finish and return. बताइए, अब इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो पूछिए, प्रोवाइडेड लास्ट लेक्चर आपका मिस ना हुआ। आ रहे हैं सारे स्टेप समझ में? ये आएगा तब इससे आगे बढ़ पाएंगे, कोड लिख पाएंगे। मेन एम हमारा कोडिंग है, याद रखिएगा, सूडो कोड नहीं है। चलो आगे, चलिए अब आप पॉप का सूडो कोड लिख सकते हैं क्या? क्या आप पॉप का सूडो कोड लिखने की कोशिश कर सकते हैं? गिव इट अ ट्राई, करिए कोशिश। ठीक है, पहले नोटपैड में लिखिएगा और फिर उसके बाद चैट विंडो में पेस्ट कर दीजिएगा। चैट विंडो में डायरेक्ट मत लिखिएगा, नहीं तो हर एक लाइन के बाद आपका मैसेज सर्वर पे पुश हो जाएगा, है ना, लाइंस ब्रेक हो जाएंगी नहीं तो चैट विंडो में। पहले नोटपैड खोलिए, आराम से पॉप के सूडो कोड के स्टेप्स लिखिए और उन्हें पेस्ट कर दीजिए चैट विंडो में। ओके मोनल, दिस इज स्टेप 1, फाइन। मोनल नोटपैड में लिखकर फिर पेस्ट कर दीजिए, ऐसे नहीं हो पाएगा, नहीं तो फिर एक एक लाइन आप एंटर स्ट्राइक करते जाओगे और लाइन ऊपर चलती जाएगी। ठीक है श्रेया, पूरे स्टेप्स लिखने हैं, एक एक नहीं दिखाना है मुझे चैट विंडो में। स्टेप 2 आएगा ऋषभ, अगर स्टैक एम्प्टी है तो मैसेज प्रिंट करके रिटर्न भी होना पड़ेगा। डिक्रीमेंट टॉस भी गलत लिख दिया है, पहले एलिमेंट हटेगा फिर टॉस डिक्रीमेंट होगा। एग्जिट नहीं सौरभ, रिटर्न। स्टेप 2 में रिटर्न आएगा और एक्सेस की जगह रिमूव। बिल्कुल सही। ओके जूही, एक स्टेप और आएगा। अमित, आपके भी लास्ट स्टेप में थोड़ी सी मिस्टेक है, हालांकि आप लोगों की गलती नहीं है, वो आप लोगों को पता नहीं इसलिए मिस्टेक हो रही है। अपन को स्टोरी नहीं लिखनी है, सूडो कोड लिखना है। अभिनीत, ये तो आपने एक पैराग्राफ लिख दिया। सूडो कोड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्टेप्स। सिमरन, आपके में भी स्टेप्स होने चाहिए, नंबर 1, और एक लास्ट में छोटी सी गलती है।
खैर वो गलती सभी कर रहे हैं। नहीं विकास, अपन टॉस को डिक्रीमेंट बाद में करेंगे, एलिमेंट पहले रिमूव करेंगे। आपने गड़बड़ कर दी, टॉस को पहले डिक्रीमेंट कर दिया, रिमूव बाद में करा। बस स्टेप 5 में गलती है, बाकी सब सही है मैक्सिमम लोगों के। सौरभ, ये रिटर्न सक्सेस का मतलब क्या है? स्टेप 5 में आपने रिटर्न सक्सेस लिखा है, व्हाट डज दिस मीन? मयंक, टॉस -1 है कि नहीं है वो सूडो कोड नहीं बताएगा। चलिए मैं लिखता हूं, आप लोग करिए मैच, है ना? और कुछ डाउट होगा, समझ में नहीं आएगा तो जरूर पूछिएगा। ठीक, चलिए देखिए, सूडो कोड फॉर द फंक्शन पॉप। ठीक है, अब मुझे सबसे पहली चीज बताइए, पॉप के अंदर जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा चेक फॉर अंडरफ्लो। होगा, मानते हैं? यस और नो? होगा। ठीक, अब अगर अंडरफ्लो है यानी स्टैक एम्प्टी है अगर, देन प्रिंट द मैसेज स्टैक अंडरफ्लो एंड रिटर्न। ये क्लियर है? यहां तक तो आप लोगों ने भी सही करा था। ठीक है, अब मुझे बताइए, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो क्या हम मान ले स्टैक में डेटा है? क्या हम मान ले स्टैक में डेटा है? राइट, तो हमें क्या करना होगा, जो स्टैक का टॉप एलिमेंट है उसे निकालकर स्टैक से अलग कर देना होगा। ठीक है, और वो टॉप एलिमेंट कौन सा होगा? वो टॉप एलिमेंट कौन सा होगा? वो एलिमेंट जिसे टॉस पॉइंट कर रहा है, वही होगा ना स्टैक का टॉप एलिमेंट। राइट, तो हमारा अगला स्टेप होगा रिमूव द टॉप एलिमेंट, या ऐसे नहीं लिखना है तो आप कह सकते हो रिमूव द स्टैक टॉप। स्टैक टॉप इज द एलिमेंट विच इज करंटली बीइंग पॉइंटेड बाय टॉस। ये भी नहीं लिखना है तो आप और इलैबोरेटिव वे में लिख दो, रिमूव द एलिमेंट पॉइंटेड बाय टॉस। जो रिमूव द एलिमेंट पॉइंटेड बाय टॉस में पॉइंटेड बाय टॉस मैंने बोला है, इसी को बोलते हैं अपन स्टैक टॉप। तो ये आपका एलिमेंट स्टैक से हट गया। ठीक है, अब सोचिए जब वो एलिमेंट हट गया तो टॉस को नीचे आना चाहिए कि टॉस अपनी जगह पे रहेगा? टॉस को नीचे आना चाहिए। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी डिक्रीमेंट टॉस बाय 1। ठीक है, अब एक छोटी सी मिस्टेक जो आप में से बहुतों ने करी है, और वो इसलिए करी है क्योंकि आपको मालूम नहीं था। ये बताइए, पुश को हम डेटा देते हैं स्टैक में डालने के लिए, हाँ या ना? पुश को हम डेटा देते हैं स्टैक में डालने के लिए, यस। तो पुश हमें कुछ रिटर्न नहीं करता है, सुनिएगा ध्यान से। पुश फंक्शन हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा, हम सिर्फ उसे डेटा देंगे और वो स्टैक में डाल देगा। लेकिन जो पॉप फंक्शन है वो जो स्टैक से डेटा निकालेगा, वो डेटा अपने लिए नहीं निकाल रहा है, वो डेटा मेन को वापस देगा। तो जब भी डेटा स्ट्रक्चर में पॉप बनता है वो हमेशा वैल्यू रिटर्न करता है। कौन सी वैल्यू? कौन सी वैल्यू? अपने मन से कोई भी नहीं, वो वैल्यू जो उसने स्टैक में से डिलीट की है। फिर ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, पुश फंक्शन हमें कुछ वापस नहीं देगा, पुश फंक्शन हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा। इसलिए आपने देखा होगा पुश के आखिरी स्टेप में मैंने सिर्फ मेंशन कर दिया फिनिश एंड रिटर्न, लेकिन ये आखिरी स्टेप पॉप का नहीं हो सकता। पॉप का काम सिर्फ डेटा स्टैक से निकालना ही नहीं है, बल्कि जो डेटा उसने डिलीट करा है वो डेटा अपने कॉलर को वापस देना है। कॉलर समझते हैं? कॉलर वर्ड समझ रहे हैं? कॉलर मतलब वो फंक्शन जिसने पॉप को कॉल करा है। कौन होगा वो फंक्शन? हाल फिलहाल वो फंक्शन मेन होगा।
आगे चलकर डेटा स्ट्रक्चर में दूसरे फंक्शंस भी पॉप को कॉल करेंगे। तो एक बात वंस फॉर ऑल, आज से डेटा स्ट्रक्चर के एंड तक याद रखिएगा, आप बहुत बार पॉप बनाएंगे। कई एल्गोरिथम्स ऐसी होंगी जहां स्टैक का रोल होगा और स्टैक होगा तो पुश पॉप भी होंगे। कभी भी पुश से कुछ रिटर्न नहीं कराते और कभी भी पॉप को बगैर रिटर्न टाइप के नहीं बनाते। तो पॉप जब भी काम करेगा अपना, फाइनली जो एलिमेंट उसने स्टैक से डिलीट करा है, हटाया है, रिमूव करा है, उसे वो रिटर्न करेगा। अगर मेरी बात क्लियर है आपको तो आप बताइए व्हाट शुड बी माय स्टेप 5? व्हाट शुड बी माय स्टेप 5? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। रिटर्न, वेरी गुड, रिटर्न द डिलीटेड एलिमेंट। दिस इज आवर स्टेप 5। और जब रिटर्न हो ही गया है तो फिनिश अपने आप हो जाएगा। फंक्शंस अगर आपने पढ़े हैं सी में तो रिटर्न पे फंक्शन बंद हो जाता है कि नहीं? हो जाता है ना। इसलिए पुश और पॉप की रिटर्न टाइप में डिफरेंस होता है। पुश कभी कुछ रिटर्न नहीं करता। प्रोग्रामिंग में क्या बुलाते हैं, सी प्रोग्रामिंग में, जब कुछ रिटर्न नहीं होता तो वॉइड, है ना। अगर आप पाइथन के बैकग्राउंड से हैं तो वहां बोलते हैं हम लोग नन। अगर आप सी के बैकग्राउंड से हैं तो हम लोग बोलते हैं वॉइड, राइट। और पॉप हमेशा रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? वो एलिमेंट जो उसने स्टैक में से डिलीट करा है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? चलें आगे, अब एक स्टेप और आगे बढ़े, अब एक लेवल और बढ़ाते हैं। ये तो अपन ने सूडो कोड लिख लिया प्लेन इंग्लिश में। अब हमें इस सूडो कोड को कोड में कन्वर्ट करना है, प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना है। तो अब हमें सी लैंग्वेज में स्टैक इंप्लीमेंट करना सीखना है। ठीक है, तो आज का हमारा अब नेक्स्ट टाइटल होगा इंप्लीमेंटिंग स्टैक इन सी लैंग्वेज। ठीक, आप सी में देखिए, इन केस आपको लग रहा है किसी और लैंग्वेज में करना हो इंप्लीमेंट, बहुत आराम से आप उस लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं आपको सिखा रहा हूं हम स्टैक को सी लैंग्वेज में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब मेरे कुछ सवाल इससे पहले कि हम कोडिंग स्टार्ट करें। बिल्कुल सही है ऋषभ, बिल्कुल सही है। रिटर्न टाइप पॉप की वही होगी जैसा एलिमेंट वो डिलीट कर रहा है। और कैसा एलिमेंट डिलीट करेगा वो स्टैक की टाइप पे डिपेंड करेगा कि स्टैक में किस तरीके का डेटा हमने रखा है। बढ़ूं आगे, समझ आ रही है सबको बात? शुरू करें? चलिए, अब मुझे बताइए, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, है ना। ये आपका पहला क्रूशियल टॉपिक है जो आप डीएस में पढ़ने जा रहे हैं। इसी के बेस पर आगे की चीजें हम करेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो जबरदस्ती हाँ मत करना, आप बोलना, मैं आपको फिर समझाऊंगा। अब आप अगर थे लास्ट लेक्चर में तो मुझे बताइए, स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए, स्टैक को बनाने के लिए हमें दो चीजें लग रही थी। आपको याद है? मैंने आपसे कहा था स्टैक एक हाइपोथेटिकल डेटा स्ट्रक्चर है, प्रोग्रामर उसे क्रिएट करता है, ऐसा बना बनाया आपको कोई स्टैक नहीं मिलता है। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर मिस ना करा हो तो आपको याद होगा, एक तो हमें एरे लग रहा था, स्टैक एरे को ही हम बुला रहे थे, राइट। तो एक तो वो एरे था जो स्टैक की तरह बिहेव कर रहा था, और एक अगर आप ना भूले हो तो हमें टॉस की जरूरत पड़ रही, राइट। ये एरे का रोल क्या था? जल्दी बताइए, इस एरे का रोल क्या था? ये डेटा होल्ड करेगा, ओके, टू होल्ड द डेटा। ठीक है, और ये टॉस का रोल क्या था? ये टॉस का रोल क्या था? ये काम कर रहा था एज पॉइंटर। पॉइंटर नॉट ऑफ सी लैंग्वेज, मैं फिर याद दिला दूं, जस्ट अ पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू इंडेक्सेस, पॉइंटर स्टोरिंग इंडेक्स। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ये दोनों मिलकर स्टैक बना रहे थे, हाँ के ना? ये दोनों मिलकर स्टैक बना रहे थे, हाँ के ना? अब आपने अगर सी लैंग्वेज पढ़ी हो तो आपने सीखा होगा, सी ने पढ़ाया, सी ने सिखाया कि जब दो चीजें मिलकर, जब मल्टीपल चीजें मिलकर कोई एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं तो सी स्ट्रांगली सजेस्ट करती है आपको इस काम को करना चाहिए बाय मेकिंग यूज ऑफ स्ट्रक्चर। आई रिपीट माई स्टेटमेंट अगेन, सी लैंग्वेज ने पढ़ाया है, अगर आपके पास दो अलग अलग चीजें हैं बट ये दोनों काम मिलकर करेंगी, काम साथ में करेंगी, एक अकेले से काम नहीं चलेगा, तो आप इन्हें अलग अलग ना रखकर एक सिंगल ब्लॉक के अंदर रख दें, और अलग अलग वैल्यूज को एक सिंगल ब्लॉक की तरह रिप्रेजेंट करवाने की पावर
सी में अगर आपने पढ़ा हो तो होती है इन स्ट्रक्चर। और गेस करिए यही पाइथन या सी प्लस प्लस या जावा होती तो हम क्या बोल रहे होते? अगर ये लैंग्वेज सी की जगह पाइथन होती या जावा होती या सी प्लस प्लस होती तो मैं यहाँ स्ट्रक्चर की जगह लिख रहा होता कि हम क्लास बनाएंगे, है ना। और अगर मान लीजिए ये लैंग्वेज पास्कल होती, आपने शायद पढ़ी नहीं होगी, बहुत पुरानी लैंग्वेज है, अगर ये लैंग्वेज पास्कल होती तो मैं बोलता हम रिकॉर्ड बनाएंगे, RECORD, रिकॉर्ड। यानी हर लैंग्वेज कुछ ना कुछ तरीका अपने प्रोग्रामर को देती है जिसमें वो अलग अलग टाइप की वैल्यूज को क्लब करके, हाँ हम सी प्लस प्लस में भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल हरीश, बट सी प्लस प्लस इज मोर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ना। सी प्लस प्लस लेने का रीजन ही क्या है सी के अगेंस्ट, अगर आप वहां भी स्ट्रक्चर ही यूज कर रहे हो तो सोच के देखिए, ऐसा क्या सी प्लस प्लस दे देगी जो सी नहीं दे पाएगी अगर आप स्ट्रक्चर ही यूज कर रहे हैं तो, है ना। तो अगर हम सी डबल प्लस पे जा रहे हैं तो उसकी मेन स्ट्रेंथ यूज करें, और वो मेन स्ट्रेंथ है कि आप क्लास की तरह स्टैक को रिप्रेजेंट करें। लेकिन सी में तो क्लास होती नहीं, तो हम जब भी स्टैक बनाएंगे हम हमेशा हमेशा उसे इंप्लीमेंट करेंगे एज अ स्ट्रक्चर। तो क्या स्ट्रक्चर के बिना स्टैक इंप्लीमेंट नहीं होगा? सभी लोग जवाब दें, क्या स्ट्रक्चर के बिना स्टैक इंप्लीमेंट नहीं होगा? 100% होगा, 100% होगा। लेकिन सोचिए फिर मुझे एरे और टॉस दोनों को हर जगह लेकर घूमना पड़ेगा। सोचिए फिर मुझे एरे और टॉस दोनों को हर जगह लेकर घूमना पड़ेगा। हर जगह लेकर घूमना पड़ेगा मतलब जब मैं पुश में जाऊंगा, जब मैं पॉप में जाऊंगा, हर जगह मुझे दोनों आर्ग्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा। इट्स मच बेटर कि जब मुझे दोनों ही लेकर जाने तो उन्हें एक सिंगल ब्लॉक में डाल दूं, और वो सिंगल ब्लॉक सी हमें देती है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। बताइए समझ आया नहीं आया? आया? आपको बहुत सारी किताबों में बगैर स्ट्रक्चर के भी स्टैक इंप्लीमेंट हुआ दिखेगा, बट दैट इज नॉट एट ऑल अ गुड प्रैक्टिस। फिर आप सी के प्रिंसिपल्स फॉलो ही नहीं कर रहे हैं अगर आप बिना स्ट्रक्चर के स्टैक को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल जब मल्टीपल टाइप्स, मल्टीपल एलिमेंट्स मिलकर किसी एक डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करें तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टॉपिक विच इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर। ओके, बताऊंगा दीपक मैं आपको बुक भी, पहले आप इतना पढ़ तो लें कि बुक को आप रेफर कर पाए। ठीक है, अभी पहले ध्यान दीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, आउट ऑफ द वे जाकर क्वेश्चंस नहीं पूछिए, वो लास्ट में पूछा करिए जब लेक्चर खत्म होता है। तो सिलेबस, यूट्यूब का चैनल सब बता दूंगा मैं आपको, लेकिन पहले ध्यान से सुनिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ये चीजें फिर बुक्स में नहीं मिलेंगी, फिर दिक्कत होगी आपको। तो जब भी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक इंप्लीमेंट करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर उसे मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ रख के करना पड़ता है, और उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हमेशा स्ट्रक्चर। और ये तो बिल्कुल दिमाग में ख्याल मत लाइएगा डेटा स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर आता है इसलिए सी में स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ये बेवकूफों वाला दिमाग में तो नहीं है ना लॉजिक। डेटा स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर वर्ड आता है, सी में भी स्ट्रक्चर नाम का एक टॉपिक होता है, इसलिए डेटा स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर लगता है ना। ऐसा मनगढ़ंत लॉजिक मत सोच लीजिएगा, ठीक है। हमें स्ट्रक्चर इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि हमें अपने प्रोग्राम में मल्टीपल टाइप्स को एक सिंगल एलिमेंट की तरह रिप्रेजेंट करना है। ओके, चलिए अब मुझे बताइए, स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा हो तो स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कैसे करा जाता है? व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर? क्या होता है सिंटेक्स? सबसे पहले प्रोग्रामर, चलिए पहले आपको सिंटेक्स याद दिला दूं, फिर कोडिंग पे आता हूं। स्ट्रक्चर बनाने का जो सी ने सिंटेक्स आपको दिया है, थोड़ा सा आपका रिफ्रेश हो जाएगा अगर भूल भाल गए होंगे तो। सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयरिंग अ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का सी लैंग्वेज का सिंटेक्स क्या होता है? याद कीजिए और बताइए, सी में स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे बनता है? डू यू रिमेंबर? शाबाश। सबसे पहले लिखा जाता है कीवर्ड स्ट्रक्ट। पहली चीज जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए एज अ प्रोग्रामर आप करेंगे वो होगा कि आप मेंशन करेंगे कीवर्ड स्ट्रक्ट। वेरी गुड। तो फर्स्ट थिंग विल बी स्ट्रक्ट लिखना। स्ट्रक्ट लिखने के बाद इफ यू रिमेंबर हम स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं, याद है? उसके बाद कर्ली ब्रेस ओपन होता है, इनसाइड द बॉडी ऑफ कर्ली ब्रेस हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स बताते हैं कंपाइलर को। क्या बताते हैं मेंबर्स के बारे में? दो चीजें, मेंबर की डेटा टाइप और मेंबर का नाम। यानी अंदर हम लोग डेटा टाइप बताएंगे और वेरिएबल का नाम बताएंगे, राइट? और वेरिएबल एक होगा, मल्टीपल होंगे? वेरिएबल एक होगा, मल्टीपल होंगे? मल्टीपल होंगे। अगर एक ही था तो फिर स्ट्रक्चर बनाई क्यों रहे? मल्टीपल होंगे। जैसे हमारे केस में दो वेरिएबल होंगे स्ट्रक्चर के अंदर, हमारे केस में स्ट्रक्चर के अंदर दो वेरिएबल होंगे, एक एरे होगा
और एक टॉस होगा, राइट। तो अगले की भी डेटा टाइप, जो भी अगला आप बनाना चाहते हैं, और उसको भी रिप्रेजेंट करते हुए वेरिएबल का नाम। ऐसे आपको जितने इसके अंदर वेरिएबल्स बनाते जाइए। फाइनली कर्ली ब्रेस बंद करके लास्ट में लगा दीजिए सेमीकोलन। ठीक है, बहुत से लोगों को डाउट होता है सेमीकोलन क्यों आ रहा है लास्ट में। तो सेमीकोलन इसलिए आ रहा है क्योंकि गौर से पढ़िए, हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर रहे हैं, और इतना आप सबको पता होगा सी लैंग्वेज में जब कोई चीज डिक्लेयर की जाती है, इट्स ऑलवेज टर्मिनेटेड विद अ सेमीकोलन। हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर रहे हैं, और सी लैंग्वेज में जब भी कोई चीज डिक्लेयर करते हैं, वी ऑलवेज टर्मिनेट इट विद अ सेमीकोलन। तो बताइए, क्लियर हुआ? समझ में आया स्ट्रक्चर का सिंटेक्स? ठीक, अब आते हैं कोड पे। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, याद रखिएगा, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं। अगर स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा होगा तो प्लीज पढ़ लीजिएगा। स्ट्रक्चर और फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब आते हैं हम हमारी कोडिंग पे। अब अगर मैं हमारे कोड के लिए स्टैक इंप्लीमेंट करना शुरू करूं, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर चलें, एज यूजुअल विल बिगिन विद टू हेडर फाइल्स, stdio.h, then hash include conio.h। ये मानते हुए कि आप टर्बो पे हैं, नॉन टर्बो कंपाइलर्स पे हैं तो कॉनियो हटा दीजिएगा। इसके बाद हम लिखेंगे struct followed by the name of the structure that is stack। बताइए, पहली लाइन क्लियर हुई? समझ में आया? ठीक है, अब ये बताइए, जो हम स्टैक बनाएंगे वो एरे होगा? स्टैक एक्चुअल में एरे है, तो एक ARR बना लेते हैं। साइज अभी हम हमारी मर्जी से लिख रहे हैं इसकी 5। साइज अभी हम हमारी मर्जी से लिख रहे हैं इसकी 5। आपने अगर फर्स्ट लेक्चर अटेंड करा हो तो जब मैंने आपको सिलेबस बताया था डेटा स्ट्रक्चर का, तो मैंने आपसे कहा था स्टैक को हम दो तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। फिलहाल जो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो स्टैटिक स्टैक है, और स्टैटिक है इसलिए साइज डिसाइड प्रोग्रामर कर रहा है, और प्रोग्रामर फिलहाल यानी मैं फिलहाल अपने मन से सोच रहा हूं स्टैक 5 एलिमेंट्स का बनाऊंगा। ओके, दीपक करना चाहिए, जनरली आपको ऐसा करना चाहिए। जो आप डेटा टाइप्स बनाते हैं उनके नाम अपर केस में रखने चाहिए। ठीक है, अब अगली जरूरी बात सुनिए। अब हमें कंपाइलर को बताना होगा ये एरे की डेटा टाइप क्या होगी। तो स्टैक की या एरे की डेटा टाइप क्या होगी, ये आप अपनी प्रॉब्लम को देखकर डिसाइड करेंगे। स्टैक याद रखिएगा कैरेक्टर का भी बनता है, स्टैक फ्लोट का भी बनता है, स्टैक इंटीजर का भी बनता है, और जब आप डेटा स्ट्रक्चर का एडवांस पार्ट पढ़ेंगे, एडवांस पार्ट मतलब ट्री वगैरह, तो आप देखेंगे स्टैक पॉइंटर्स का भी बनता है। मेरी बात दोबारा गौर से सुनिएगा, जब आप स्टैक का एरे डिक्लेयर कर रहे हैं ARR5, तो आप डेटा टाइप भी उसकी बताएंगे। ये बिल्कुल मत सोचिएगा स्टैक एक पर्टिकुलर टाइप का होता है क्या, नहीं, डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। अभी मैं आपको स्टैक ऑफ इंटीजर्स बनवा रहा हूँ, एक लेक्चर बाद जब हम स्टैक की एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे तो स्टैक कैरेक्टर का बनाया जाएगा, और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे स्टैक पॉइंटर्स का हम लोग बनाएंगे। सो इस बात के लिए बिल्कुल ओपन माइंड रहिएगा कि स्टैक के अंदर जो एरे हम रखते हैं उसकी डेटा टाइप प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है। अभी हम लोग सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हम स्टैक को बना रहे हैं int ARR5। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? राइट, तो स्टैक की डेटा टाइप डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग हमें चेंज करनी पड़ सकती है। मैं अभी बता रहा हूं, इसी हफ्ते आप देखिएगा सैटरडे आते आते आप कैरेक्टर का स्टैक बनाएंगे, और अगले हफ्ते आप स्टैक बनाएंगे फ्लोट्स का, और जब आप एडवांस पार्ट ऑफ डीएस पे पहुंचेंगे तो आप स्टैक बना रहे होंगे पॉइंटर्स का। सो डू रिमेंबर, ये टाइप जरूरत के हिसाब से चेंज होती जाएगी। क्लियर? समझ आ रहा है? ओके, अब मुझे बताइए एरे के अलावा और क्या चाहिए स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए? एरे के अलावा और क्या चाहिए? टॉस चाहिए। अब याद रखिएगा, स्टैक किसी का भी हो, चाहे कैरेक्टर का हो, चाहे इंटीजर का हो, चाहे फ्लोट का हो, चाहे पॉइंटर्स का हो, टॉस का काम क्या है? जरा आइए बैक स्लाइड पे, टॉस का काम क्या है बताइए? टॉस का काम है सिर्फ इंडेक्सेस रखना। क्या इंडेक्सेस हमेशा इंटीजर ही होंगे? क्या इंडेक्सेस हमेशा इंटीजर ही होंगे? यस, 100% यस। तो याद रखिएगा टॉस हमेशा इंटीजर ही करा जाएगा। टॉस हमेशा इंटीजर टाइप का ही अपन लोग बनाएंगे। तो जब भी आप यहां टॉस बनाएंगे, ऑलवेज इट विल बी ऑफ टाइप इंटीजर।
तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा INT टॉस। आया डिक्लेरेशन समझ में? बताइए, आया? ठीक है। अब मैं आपको स्टैक समझाने के लिए फिलहाल बिना पुश पॉप के फंक्शंस बनाए सीधे मेन में प्रोग्राम लिख के दे रहा हूं ताकि आपको वर्किंग समझ में आए। उसके बाद हम इस प्रोग्राम को दोबारा बनाएंगे और तब इसमें हम क्रिएट करेंगे पुश और पॉप नाम के फंक्शन। अभी आपका फर्स्ट इंटरैक्शन है सी की कोडिंग से स्टैक के लिए, तो मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए सब कुछ मेन में ही करूंगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका इसके बाद वाले एग्जाम्पल में समझ में आएगा जब हम पुश पॉप के अलग अलग बनाएंगे फंक्शन। अभी मेन ही पुश करेगा, मेन ही पॉप का काम भी करेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए तो अब आते हैं अपन मेन में। आप मुझे बताइए, अगर हमें स्टैक यूज करना है, स्ट्रक्चर यूज करना है, तो सी लैंग्वेज में क्या करना पड़ता है? हाउ डू वी मेक यूज ऑफ अ स्ट्रक्चर? उसका वेरिएबल बनाते हैं। वेरी गुड। कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर का वेरिएबल? हम लोग लिखते हैं स्ट्रक्ट स्टैक और वेरिएबल का नाम दे देते हैं एस। ओके, जैसे ही आप कहेंगे स्ट्रक्ट स्टैक एस, बताइए क्या होगा मेमोरी में? जैसे ही आप कहेंगे स्ट्रक्ट स्टैक एस, बताइए रैम के अंदर क्या होगा? फटाफट बताइए। रैम के अंदर अगर आप नोटिस करें तो एक कंटिन्यूअस ब्लॉक रिजर्व होगा। अगर आप भूले ना हो तो स्ट्रक्चर को मेमोरी कंटिन्यूअस मिलती है। हमारे स्ट्रक्चर में कितने मेंबर्स हैं? हमारे स्ट्रक्चर में कितने मेंबर्स हैं? हमारे स्ट्रक्चर में 2 मेंबर है। कौन है वो 2 मेंबर? कौन है वो 2 मेंबर? जल्दी बताइए। एक एरे और एक एरे और एक टॉस। ये 2 मेंबर हमने हमारे स्ट्रक्चर के अंदर ले रखे हैं। एम आई क्लियर? समझ आ रहा है? राइट। तो अगर मैं इसका मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करूं तो नोटिस करिए कुछ ऐसा बनेगा। ये कंटिन्यूअस ब्लॉक बनेगा। कितने बाइट्स का? 12 बाइट का। 12 बाइट क्यों बोल रहा हूं मैं? 10 बाइट एरे के लिए हो जाएंगी, 2 बाइट टॉस के लिए हो जाएंगी। 10 बाइट एरे की होंगी और 2 बाइट्स टॉस की होंगी। ओके, तो याद रखिएगा इसके अंदर ये आपका 2-2 बाइट का एरे होगा। रिमेंबर दिस। एक एक सेल उसका 2-2 बाइट्स ईच। ओके, इंडेक्सिंग अगर करी जाए तो ये होगी 0 1 2 3 4 और रिमेंबर दिस कि जो अगला एलिमेंट होगा वो होगा इसके आगे ही, और ये होगा आपका वेरिएबल। किस नाम से? किस नाम से? बिल्कुल बिल्कुल प्रति। स्ट्रक्चर को भी मेमोरी में बिल्कुल क्लास के ऑब्जेक्ट की तरह कंटिन्यूअस जगह मिलती है। ठीक है, अब एक और जरूरी बात सुनिएगा। ये जो पूरा आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर का स्टैक आप पूरा देख रहे हैं, ये किसके अंदर एनक्लोज्ड होगा? कैन यू टेल मी? ये जो पूरा आपको स्टैक दिख रहा है, यही हमारे और आपके लिए वेरिएबल बन जाएगा एस। यही हम लोगों के लिए वेरिएबल है एस। इस एस के अंदर ये आपका ARR है। कहां से कहां तक? 0 to 4। और जैसा मैंने कहा ये आपका टॉस है। और ये टोटल कितने बाइट्स की मेमोरी है? ये टोटल 12 बाइट्स की मेमोरी है। अब ध्यान से मेरा अगला पॉइंट सुनिएगा। ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं, गौर कीजिएगा, ये स्टैक का फिजिकल डायग्राम है। फिजिकल समझते हैं? फिजिकल समझते हैं जैसा हकीकत में मेमोरी में होगा। लेकिन अगर हम लोग ये डायग्राम लेकर चलेंगे तो हमें बहुत मुश्किल जाएगी कोड को ट्रेस करने में। तो हम स्टैक का फिजिकल नहीं, हम स्टैक का हमेशा लेकर चलते हैं लॉजिकल डायग्राम। हम स्टैक का हमेशा लेकर चलते हैं लॉजिकल डायग्राम। और ये आप पहली बार नहीं, ये आप सी लैंग्वेज में दूसरी बार कर रहे हैं। मुझे पक्का विश्वास है अगर आपने सी में डबल डायमेंशनल एरेस पढ़े तो आपने पढ़ा होगा वो मेमोरी में होते कंटिन्यूअस हैं। लेकिन जब भी हम लोग सी प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें देखते हैं, हम उन्हें देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स।
जबकि सबको पता होगा मेमोरी में कोई मैट्रिक्स जैसा नहीं होता, एरे कैसा भी हो वो मेमोरी में बिल्कुल कंटिन्यूस होता है। सेम थिंग गोज हियर ऑल्सो। ये जो आपको डायग्राम मैंने दिखाया है ये आज के बाद कभी नहीं दिखाऊंगा, ये सिर्फ इसलिए ताकि आपको फिजिकल मेमोरी स्ट्रक्चर समझ में आए, बट एक्चुअल में हम स्टैक को लॉजिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो डायग्राम भी उसका लॉजिकली बनाते हैं। वो लॉजिकल डायग्राम कैसा होगा आप उसे देखिए, और वो डायग्राम वही है जो लास्ट लेक्चर में आप देख रहे थे। तो अगर स्टैक का लॉजिकल लेआउट समझा जाए तो ये आपकी रैम है। अगर यस 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 हरीश, एब्सोल्युटली कंटिन्यूस। ऑब्जेक्ट के सारे मेंबर कंटिन्यूस होते हैं। ओके, अब इसके अंदर नोट कीजिएगा, हम लोग ये मान रहे हैं ये हमारा स्टैक है। ध्यान से देखिएगा, ये इस स्टैक के अंदर के सेल्स हैं। ठीक है, ये इसके 5 इंडेक्सेस हैं। हम ये भी मानकर चल रहे हैं ये पूरा का पूरा स्टैक जिस वेरिएबल के अंदर एनक्लोज्ड है दैट वेरिएबल इज आर वेरिएबल एस। ओके, और स्टैक के अलावा इस एस के अंदर हमारे पास एक इंटीजर और है जिस इंटीजर को हम लोग नाम दे रहे हैं टॉस, जिस इंटीजर को हम लोग अपनी तरफ से नाम दे रहे हैं टॉस। तो सभी लोग प्लीज इस डायग्राम को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा ये हमारे पास एक इंटीजर और है, थोड़ा सा ड्रॉ करने में मुझे टाइम लग रहा है। ठीक, अब अगर मैं आपसे बोलूं अब इनके जरा नाम बताइए मुझे, तो आपका जवाब होगा ये जो ब्राउन वाला हमें आउटलाइन दिख रही है ये है हमारा एस। ओके, इसके अंदर ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ये है हमारा ARR, और ये जो दूसरा ब्लू वाला दिख रहा है ये है हमारा टॉस, और ये ARR के इंडेक्सेस हैं 0 से लेकर 4 तक। राइट, एंड थोड़ा सा और प्रिसाइसली सोचे तो स्टैक में जो हमारा टॉप इंडेक्स है, गौर करिएगा, जो सबसे ऊपर वाली लाइन है ये लाइन हम ओपन दिखाएंगे। ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन आपको दिख रही है इस लाइन को हम लोग ओपन दिखाएंगे। सो फॉर अस दिस लाइन विल बी एन ओपन लाइन। व्हाई इट इज ओपन? क्योंकि हम मान रहे हैं स्टैक का जो टॉप एरिया होता है वो ओपन होता है फॉर अलाउइंग पुश एंड पॉप ऑपरेशंस। समझ रहे हैं? ये समझ में आया आपको लॉजिकल डायग्राम? ये हमारे स्टैक का लॉजिकल डायग्राम। ठीक है, तो मैं अच्छे से लिख देता हूं, ऐसा हम प्रोग्रामर्स इमेजिन करके चल रहे हैं जिससे कोड की ट्रेसिंग हम लोगों के लिए आसान हो जाए। बताइए, एवरीवन इज गेटिंग दिस? अगर पढ़ी है आपने सी और नहीं आ रहा है तो प्लीज प्लीज पूछिएगा। दोनों डायग्राम क्लियर हो गए, फिजिकल भी और लॉजिकल भी? करेक्ट। अच्छा, और फिलहाल सबके अंदर पड़ा क्या है? फिलहाल सभी के अंदर क्या पड़ा हुआ है? फिलहाल सब के अंदर पड़ा हुआ है गार्बेज। These array cells are also garbage. This toss is also initialized with garbage. Done? आया समझ में? ठीक है, अब आते हैं वापस कोडिंग पे। अब आपने स्टैक डिक्लेयर कर लिया, मेमोरी का डायग्राम भी अपने रिप्रेजेंट कर लिया। अब सबसे पहला काम आपका होगा कि आप टॉस को करें इनिशियलाइज। टॉस में क्या है? टॉस में क्या है? गार्बेज है ना। अपन चाहेंगे ना टॉस इंडेक्सेस पे ट्रैवर्स करे तो टॉस को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। गार्बेज के बेस पर तो टॉस के ऊपर ऑपरेशन कर नहीं पाएंगे। हमने क्या डिसाइड करा था लास्ट लेक्चर में? टॉस में क्या डालेंगे हम? हमने क्या डिसाइड करा था? टॉस में क्या डालेंगे हम? टॉस में डालेंगे हम -1। करेक्ट। तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा? s डॉट टॉस इज इक्वल टू -1। अब ये s डॉट क्यों?
क्योंकि आप याद कीजिए टॉस स्ट्रक्चर के अंदर है और सी में आपने सीखा होगा स्ट्रक्चर के मेंबर को जब भी एक्सेस करते हैं डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं सर टॉस इक्वल टू -1 लिखने में क्या दिक्कत है, टॉस इक्वल टू -1 लिखेंगे तो कंपाइलर टॉस को मेन में ढूंढेगा। टॉस इक्वल टू -1 लिखेंगे तो कंपाइलर टॉस को मेन में ढूंढेगा। और टॉस कहाँ है, जल्दी बताइए, टॉस कहाँ है? टॉस है एस के अंदर, स्टैक के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर। तो अगर टॉस एस के अंदर है तो सी ने सिखाया स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना है तो आप हमेशा लगाएंगे डॉट ऑपरेटर। समझ आ रहा है सिंटेक्स? एस डॉट टॉस इक्वल टू -1 क्यों लिखा है? आया? तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जिस टॉस में अभी तक हम लोग दिखा रहे थे गार्बेज है, अब हम दिखाएंगे उस टॉस के अंदर इंडेक्स आ जाएगा -1। बताइए क्लियर हो रहा है? स्टोरी समझ में आई टॉस को इनिशियलाइज करने की? क्लियर? और यहां पे नहीं कर सकते हैं जहां डिक्लेयर कर रहे हैं, याद रखिएगा सी अलाउ नहीं करती कि हम स्ट्रक्चर के अंदर इनिशियलाइजेशन कर पाए, इसलिए इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं हम मेन में बैठकर। ठीक है, चलिए आप बताइए अगला टास्क क्या है हमारा। आप बताइए हमारा अगला टास्क क्या है। हमारा अगला टास्क है यूजर से वैल्यू लेकर स्टैक में स्टोर करना, है ना? आप बताइए एक वैल्यू लेनी है कि मल्टीपल वैल्यूज लेनी है यूजर से? यूजर से एक लेनी है कि मल्टीपल? तो लूप लगेगा, मल्टीपल वैल्यूज लेंगे तो लूप लगाएंगे। क्लियर? और अगर लूप लगाएंगे तो फिर वेरिएबल चाहिएगा लूप घुमाने के लिए, लूप इटरेट करने के लिए एक वेरिएबल भी लगेगा। तो वो वेरिएबल हमने ले लिया एक इंटीजर आई और एक एक्स। यहां हमने कहा फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं आपको जो बोलूंगा आप मुझे उसका सी कोड बताएंगे। ठीक है, जो बोलूंगा मुझे उसका सी का कोड बताइएगा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, यूजर से इनपुट लीजिए और एक्स में स्टोर करिए। कोड बोलिए। यूजर से इनपुट लीजिए और एक्स में स्टोर करिए। कैसे करेंगे ये काम सी लैंग्वेज में? फटाफट बताइए। प्रिंटफ, प्रिंटफ में आप बोलेंगे एंटर नंबर, फिर इसके बाद वेरी गुड, इसके बाद स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ एक्स। क्लियर? ये आपने एक्स में डेटा रख लिया। अब आपको ये डेटा स्टैक में डालना है। अब आपको ये डेटा स्टैक में डालना है। और पुश के बताइए दो इंपॉर्टेंट काम क्या है? पुश के बताइए दो इंपॉर्टेंट काम क्या है? टॉस बढ़ाओ और डेटा डालो। अभी हम ओवरफ्लो की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरफ्लो हम तब चेक करेंगे जब हम पुश को एज अ फंक्शन बनाएंगे। अभी हम जो कोर काम है पुश का बस वो कर रहे हैं। टॉस बढ़ाओ और टॉस वाली जगह पे डेटा डाल दो। तो बताइए टॉस कैसे बढ़ेगा? क्या ऐसे? क्या ये सही लिखा है मैंने टॉस प्लस प्लस? नहीं, टॉस एस का पार्ट है, तो आपको लिखना पड़ेगा एस डॉट टॉस प्लस प्लस या एस डॉट टॉस इज इक्वल टू एस डॉट टॉस प्लस 1। ये समझ में आया? इससे क्या होगा? ये समझ में आया इससे क्या होगा? क्या होगा बताइए? ऐसा करने से क्या होगा? ये जो टॉस है अगर आप समझें, ये इंडेक्स नंबर 0 को छोड़ देगा और जंप करके आ जाएगा आपके स्टैक के इंडेक्स नंबर 1 पे। ये जो टॉस है ये इंडेक्स नंबर 0 को छोड़ देगा और जंप करके आ जाएगा आपके स्टैक के, सॉरी इंडेक्स नंबर -1 को छोड़ देगा और जंप करके आ जाएगा स्टैक के इंडेक्स नंबर 0 पे। समझ आ रहा है? राइट? तो ये जो आपको एरो दिख रहा है ये हमारी तरफ से अब टॉस है। सो नाउ दिस टॉस इज सिटिंग एट इंडेक्स नंबर 0। ये क्लियर हुआ? आ गया टॉस 0 पे। अब जो 0th इंडेक्स है उस पे हमें डेटा डालना है। ठीक, कैसे डालें बताइए? 0th इंडेक्स पे हमें डेटा डालना है। कैसे डालें? डेटा जाना है ARR के अंदर। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूंगा ARR। ठीक है, 0 इज इक्वल टू एक्स। क्या मेरा स्टेटमेंट सही है?
दो गलतियां करी है मैंने। सबसे पहली बात तो गौर करिए, ARR मुझे मिल ही नहीं सकता ऐसे। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि ARR खुद स्ट्रक्चर का पार्ट है, ARR खुद स्टैक का पार्ट है। तो क्या लिखूंगा मैं यहां पर? ARR की जगह आई राइट s.arr। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं हमेशा यहां 0 ही लिखूंगा तो हर डेटा आप मानते हैं 0 पे जाएगा, हर डेटा आप मानते हैं 0 पे जाएगा, और हमें डेटा स्टैक में बढ़ाते जाना है। तो यहां 0 की जगह क्या आना चाहिए? यहां 0 की जगह क्या आना चाहिए? नहीं, s.toss आना चाहिए, खाली टॉस नहीं आना चाहिए। खाली टॉस लिखेंगे तो फिर कंपाइलर एरर दे देगा, क्योंकि टॉस स्ट्रक्चर का पार्ट है। समझ रहे हैं आप इस बात को? टॉस स्ट्रक्चर का पार्ट है। जब तक आप s.toss नहीं बोलेंगे, कंपाइलर समझ नहीं पाएगा कि आप कहां के टॉस की बात कर रहे हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा s.toss इज इक्वल टू x। तब आप समझिए, इस लाइन का अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूं, हिंदी एक्सप्लेनेशन, तो आप कंपाइलर को कह रहे हैं s के अंदर के ARR पे जाओ। क्या s के अंदर ARR है? क्या s के अंदर ARR है? राइट। और उसके s.toss वाले इंडेक्स पे x डाल दो, उसके s.toss वाले इंडेक्स पे x डाल दो। तो क्या toss नाम का वेरिएबल स्ट्रक्चर के अंदर है? तो इस इंडेक्स पे आपके x की वैल्यू आ जाएगी। हमारे केस में मान लीजिए यूजर ने हमें x की वैल्यू दी है 10, तो जहां गार्बेज था वहां से गार्बेज हटेगा, एंड इंस्टेड ऑफ दैट गार्बेज आवर कोड विल पुश 10 इनसाइड स्टैक। ये गार्बेज हटकर यहां 10 आ जाएगा। ठीक है। अब मयंक ने पूछा है कि सर आपने यहाँ आई क्यों नहीं लिया? मयंक, दो कारणों से। नंबर 1, जब भी हम स्टैक पे इंडेक्सिंग करते हैं टॉस के थ्रू करते हैं। नंबर 2, मयंक मुझे बताइए, क्या जबरदस्ती है कि मैं आई 0 से चलाऊं? अगर आप लोग ध्यान से मेरी बात समझें तो आई का रोल सिर्फ लूप घुमाना है ना, आई का रोल तो सिर्फ लूप घुमाना है ना। तो मैं इसको ऐसे भी चला सकता हूं ना, आई इक्वल टू 11, आई लेस देन इक्वल टू 15। तो भी गौर करिए, लूप 5 बार घूम जाएगा कि नहीं? घूम जाएगा ना। लेकिन जो हमारा स्टैक है उसके इंडेक्सेस तो 0 to 4 ही रहेंगे ना। इसलिए मैंने आई की जगह टॉस लिया है, क्योंकि स्टैक पे काम करने के लिए हमने टॉस बनाया हुआ है, आई तो हमने सिर्फ लूपिंग के लिए यूज करा हुआ है। समझ आ रहा है? और मयंक, जरूरी नहीं ना कि लूप फॉर ही हो। मैं ऐसा भी कर सकता ना कि आप यूजर से पूछते चलो, वो जब तक हाँ बोलता जाए तब तक पुश करते जाओ। उस केस में सोचिए आई नहीं होता, एक मिनट। फिर आप। हाँ सर। हाँ सर। आवाज नहीं आ रही है आपकी, हेलो। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, क्रैक कर रही है। नहीं आ रही है। हेलो हेलो। बोलिए। अब आ रही है सर? आवाज नहीं आ रही है? हाँ अब आ रही है। मैं बोल रहा था कि आप जितने स्टूडेंट, हाँ जितने भी स्टूडेंट्स बैच ज्वाइन किए हैं, डेज यही रहेंगे TTS 11 से 12। और आप लोग नेक्स्ट क्लास में अपनी फीस पेमेंट याद से कर दीजिए, क्योंकि फीस का जो इश्यू चल रहा था कि फीस कितनी होगी। तो देखिए, इंस्टॉलमेंट देते हैं तो 3000 है, लमसम पे करते हैं वन टाइम तो 2500 है। तो जिनने पे कर दी है अच्छी बात है, जिनने पे नहीं की है वो याद से नेक्स्ट क्लास तक अपना पेमेंट कर दीजिए। और पेमेंट डिटेल्स आपको बता देंगे, तो वहां पे आप सर दीजिए, जिससे आपका क्लास प्रॉपर चले। और जिनका पेमेंट हो गया है उनके लिए नहीं है, जिनका पेमेंट नहीं हुआ है उनके लिए अनाउंसमेंट है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो पैकेज लिए हुए हैं, जो कुछ लिए हुए हैं, वो करिए, मना किसी को नहीं है। जिन्हें नहीं है फीस पे करते हैं तो 2500 है। ठीक है सर, थैंक यू। क्लियर? तो यहां पर आकर शोर हो जाएगा हमारा 10। ठीक है। अब मुझे बताइए, जब फिर से लूप हमारा आगे बढ़ेगा तो आई की वैल्यू अब इंक्रीमेंट हो जाएगी, हो जाएगी। अगर इसी कोड की बात करूं जैसे मैंने लिखा है, तो आई अब 12 होगा, आई अब 12 होगा, है ना। और इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये तो बहुत वेट सा हो गया, लेकिन कम से कम ये तो कर ही सकते हैं, 1 से 5, इतना तो सही है। 11 से 15 का लूप कोई नहीं चलाता, 1 से 5 का तो चला ही सकते हैं। तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर अब 2 हो जाएगी। अब आप सेकेंड एलिमेंट मांगेंगे, जो भी यूजर सेकेंड एलिमेंट देगा वो आप एक्स में रख लेंगे। और फिर बताइए ये दो लाइनें क्या करेंगी? फिर बताइए ये दो लाइनें क्या करेंगी? फिर से टॉस इंक्रीमेंट होगा। अब कहां पहुंच जाएगा टॉस? अब कहां पहुंच जाएगा टॉस? बढ़कर आ जाएगा इंडेक्स नंबर
1 पे। अब जो हमारे टॉस की लोकेशन होगी वो लोकेशन स्टैक के इंडेक्स नंबर 1 की होगी, ओके। और इंडेक्स नंबर 1 पे जो गार्बेज पड़ा है वो हटेगा और इस गार्बेज की जगह आप सेकंड एलिमेंट पेस्ट कर लेंगे, सेकंड एलिमेंट स्टोर कर लेंगे। अपन मान लेते हैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी वो सेकंड एलिमेंट यूजर ने आपको प्रोवाइड करा है एज 20। आप ये बताइए कब तक होगा ये सिलसिला, कब तक चलेगा? जल्दी फटाफट, ये सारी कहानी कब तक इंप्लीमेंट होती जाएगी? तब तक जब तक टॉस इंक्रीमेंट होते होते ना पहुंच जाए स्टैक के लास्ट वाले सेल पे, ठीक है। उस वक्त अगर आप डायग्राम देखें तो स्टैक का डायग्राम क्या होगा? जब ये लूप रुकेगा तो टॉस कहां पहुंच चुका होगा? गुड, टॉस पहुंच चुका होगा इंडेक्स नंबर 4 पे और स्टैक टोटली फिल हो चुका होगा विद 10, 20, 30, 40 एंड 50। और मैं आपको फिर याद दिला दूं, ये कोड ऐसे नहीं बनेगा, ये सिर्फ आपका पहला इंट्रोडक्शन है। ये सारा काम हमें किस में करना है? ये जो आप देख रहे हैं ये पुशिंग का सारा काम फंक्शन में करना है, ये मेन में नहीं करना है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं मेन में कर रहा हूं। बताइए क्लियर हुआ? आप पॉपिंग का कोड लिखें, स्टार्ट करें सेकंड फॉर लूप। चलिए अब आप मेरे को पॉप बनाने में हेल्प कीजिए। पॉप कैसे बनाएंगे अपन, अब बताइएगा। तो अब वापस से एक फॉर लूप पे आते हैं। फॉर i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। ठीक, अब बताइए पॉप के दो मेन काम क्या हैं? अंडरफ्लो चेक करना छोड़ दीजिए, वो फंक्शन में चेक करेंगे। फिलहाल बताइए पॉप को मेनली क्या करना है? वेरी गुड, पॉप का काम है स्टैक से डेटा निकालना। अब मुझे बताइए डेटा कहां पर है? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देते चलिए। डेटा कहां पर है? ARR के अंदर है। डेटा ARR के अंदर है, टॉप पे डेटा नहीं है, टॉस को पॉइंट कर रहा है। डेटा ARR के अंदर है और उसके कौन से इंडेक्स से डेटा उठाना है आपको? उसके कौन से इंडेक्स से डेटा उठाना है? टॉस वाले इंडेक्स से, 4 से नहीं, टॉस वाले इंडेक्स से, राइट। तो हम और उठाकर हमको एक्स में डालना है, ये डेटा निकालकर हमें एक्स में डालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, जल्दी बताइए। हम लोग क्या लिखेंगे? जो आपने अभी अभी लिखा था स्टेटमेंट, हम उसका जस्ट रिवर्स लिखेंगे। जो आपने अभी अभी स्टेटमेंट लिखा था ना, हम उसका जस्ट रिवर्स लिखेंगे। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन को आप पलट दीजिए। ये लाइन एक्स को डाल रही है स्टैक में। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? स्टैक से निकालना है एक्स में। टॉस को डिक्रीमेंट बाद में करेंगे, पहले डेटा तो निकाल लें। क्यों अमित, टॉस पहले डिक्रीमेंट कर देंगे क्या हम? बाद में करेंगे ना। तो पहला स्टेप हमारा होगा x इक्वल टू एस डॉट ARR एस डॉट टॉस। इससे क्या आएगा x में? इससे x में क्या आएगा? टॉप एलिमेंट आ जाएगा, जो हमारे एग्जांपल में क्या है? जो हमारे एग्जांपल में 50 है, फाइन। और इसके बाद टॉस को हम कर देंगे डिक्रीमेंट बाय 1 और जो x में आया है उसे हम दिखा देंगे ये कहते हुए कि हमने जो पॉप करा है वो ये वाला एलिमेंट है। एंड इफ यू विश आप ऐसा ही एक मैसेज यहां भी प्रिंट कर सकते हैं, ये बताने के लिए कि आपने स्टैक में पुश करा है x को। सो प्रिंटफ पुश्ड %d, x। बताइए क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब एक और जरूरी बात बताइए ध्यान से, हाँ। एज अ प्रोग्रामर ये लाइन से एग्जैक्टली क्या होगा जो मैंने हाईलाइट की है? ये लाइन से एग्जैक्टली क्या होगा जो मैंने हाईलाइट की है? बताइए। ये लाइन से सिर्फ इतना होगा कि हमारे x नाम के वेरिएबल में ये जो 50 आप देख रहे हैं ये असाइन हो जाएगा। असाइन हो जाएगा कि डिलीट हो जाएगा? असाइन हो जाएगा कि डिलीट हो जाएगा? सिर्फ असाइन होगा, डिलीट वगैरह कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ हम हाइपोथेटिकली मानते हैं कि ऐसा लिख रहे हैं तो स्टैक में से एलिमेंट डिलीट हो गया। इसलिए बहुत जरूरी है डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते वक्त फिजिकल और लॉजिकल चीजों को समझना। तो ये जो स्टेप है हमारा, ये लॉजिकली हमारे लिए डिलीशन का काम कर रहा है।
फिजिकली तो आप सब प्रोग्रामिंग में जानते हैं, चीजें डिलीट नहीं होती हैं, चीजें सिर्फ ओवरराइट होती हैं। मानते हैं आप मेरी बात को? मानते हैं? आप सोचिए, अगर मैं आपसे कभी ये कहूं, ये मेरे पास एक इंटीजर x है, ठीक है, इस x के अंदर 15 है, मुझे ये 15 डिलीट करना है, तो आप मुझे बताइए ये 15 डिलीट कैसे हो सकता है? दुनिया की एक भी लैंग्वेज बताइए जो इस 15 को डिलीट करना जानती हो। अगर आपने मल्टीपल लैंग्वेजेस भी पढ़ी होंगी तो किसी लैंग्वेज ने नहीं सिखाया होगा कि वैल्यू डिलीट कैसे करते हैं। वैल्यू डिलीट नहीं होती, सिर्फ वैल्यू ओवरराइट होती है, राइट? इसलिए याद रखिएगा, डेटा स्ट्रक्चर की जो वोकैबुलरी है वो थोड़ी सी प्रोग्रामिंग से डिफरेंट हो जाती है। डेटा स्ट्रक्चर जिसे बोल रहा है रिमूव, हम प्रोग्रामिंग में उसको एक्चुअल में असाइन ही मान रहे हैं एक्स के अंदर। एम आई क्लियर? ठीक है, और ये स्टेप से क्या हो रहा है बताइए? एस डॉट टॉस इक्वल टू एस डॉट टॉस माइनस 1 से क्या हो रहा है? ये जो टॉस है हमारा, ये टॉस डिक्रीमेंट होकर आ जा रहा है 3 पे, ठीक है, और हम ये मान रहे हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, हम मान रहे हैं 50 यहां से डिलीट हो चुका है। हालांकि मैं फिर बता दूं आपको, 50 डिलीट नहीं हुआ है, 50 कहीं नहीं गया है, 50 की आत्मा वहीं पे बैठी हुई है, समझ रहे हैं ना? 50 की आत्मा अभी भी इंडेक्स नंबर 4 पे ही बैठी है, वो हटा वटा नहीं है वहां से। ये सिर्फ हम हाइपोथेटिकली मान रहे हैं कि 50 हमने हटा दिया है। बताइए समझ आ रहा है सबको? यस और नो? करेक्ट? ये था आपका बिना फंक्शन बनाए पुश और पॉप का इंप्लीमेंटेशन। विच स्टेटमेंट हरीश? विच स्टेटमेंट? एस डॉट ए आर आर एस डॉट टॉस। ओके, या लेकिन फिर दिखाएंगे कैसे? फिर आपको प्रिंटफ में एस डॉट ए आर आर एस डॉट टॉस को प्रिंट करना पड़ेगा, है कि नहीं? करना पड़ेगा। और आप फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, ये वैल्यू प्रिंट करनी होगी कि रिटर्न करनी होगी? सोचो हरीश, वैल्यू प्रिंट करनी होगी कि रिटर्न करनी होगी? अगर पॉप को एक फंक्शन की तरह देखें अपन तो रिटर्न करनी होगी। रिटर्न करनी होगी लास्ट में, रिटर्न स्टेटमेंट हम लास्ट में लिखेंगे। यस और नो हरीश? हरीश गलत कह रहे हो आप, पॉप प्रिंट नहीं करेगा, पॉप हमेशा रिटर्न करेगा, प्रिंट मेन करेगा, पॉप प्रिंट नहीं करता, मैंने अभी समझाया। अगर पॉप को प्रिंट करना होता हरीश, तो आप जरा सूडो कोड की तरफ आइए और मुझे बताइए हमने फिर ये क्यों लिखा? अगर हमें पॉप से प्रिंट ही कराना था, then why did we write return the deleted element? We should have written display the deleted element. What do you say? स्टैक एम्प्टी। पंकज किस सेंस में एम्प्टी बोल रहे हैं, फिजिकली के लॉजिकली? पंकज किस सेंस में एम्प्टी बोल रहे हैं, फिजिकली के लॉजिकली? लॉजिकली बिल्कुल एम्प्टी होगा। जब टॉस -1 पे आएगा तो स्टैक एम्प्टी होगा ना? आप बताओ पंकज, जब ये स्टेप बार बार रिपीट होगा, एस डॉट टॉस इक्वल टू एस डॉट टॉस -1, तो क्या टॉस -1 पे नहीं आएगा डिक्रीमेंट होते होते? आएगा। तो हम लॉजिकली तो ये मानेंगे ना कि अगर टॉस -1 पे है तो स्टैक खाली है, भले ही स्टैक में पुराना डेटा क्यों ना पड़ा हो। फिजिकली आप कह सकते हो स्टैक खाली नहीं होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि डिलीट कुछ नहीं होता, लेकिन लॉजिकली तो खाली मान सकते हैं ना? बताइए अब इस इंप्लीमेंटेशन तक कोई डाउट, कोई क्वेरी तो पूछिए। सबको आया समझ में? बहुत अच्छे से क्लियर हुआ या डाउट है? बिल्कुल करवा सकते हैं राजीव, बट हम करवाते नहीं है ना, क्योंकि स्टैक हमें इजाजत नहीं देता ना। स्टैक हमें इजाजत नहीं देता ना कि हम अपनी मर्जी के इंडेक्स पे चले जाएं। स्टैक का रेस्ट्रिक्शन याद कीजिए, आप एक ऑर्डर में डेटा एक्सेस करेंगे ना। क्लियर? करने को हम सब कुछ कर सकते हैं। आप अगर ध्यान से सोचें तो ये जो बंदिशें, ये जो रेस्ट्रिक्शंस हमने लगाए, ये हमारे ही तरफ से लगाए गए हैं। तो हमें क्या दिक्कत है, हम तो प्रोग्रामर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं।
कोई जरूरी थोड़ी है मैं टॉस को +1 से बढ़ाऊं, मैं उसको 2-2 से बढ़ा सकता हूं, उसको रैंडम ऑर्डर में मूव कर सकता हूं, बट देन हम स्टैक के प्रिंसिपल्स वॉयलेट कर देंगे। समझ आ रहा है? तो बहुत जरूरी है एक डिफरेंस को समझना, क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे। समझ आ रहा है आपको इन दोनों सवालों का जवाब? समझ आ रहा है? तो क्या जवाब होगा क्या कर सकते हैं का? क्या कर सकते हैं बताइए? करने को सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है तो ये अल्टीमेटली एक एरे ही ना, राइट? लेकिन करेंगे नहीं। अगर कर दिया तो स्टैक के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट चले जाएंगे, और फिर जब हम आगे कोडिंग करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा स्टैक कैसे काम कर रहा है, फिर हमें अंतर ही समझ नहीं आएगा एरे और स्टैक के बीच का। क्लियर? समझ आ रहा है सबको? बढ़ूं आगे? ठीक है, अब लास्ट पार्ट आज के लेक्चर का, जो अगले लेक्चर की हम तैयारी कर रहे हैं। प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी ये बात, जरा भी डाउट हो तो प्लीज प्लीज पूछिएगा। सबसे पहले तो बताइए फंक्शंस पढ़े? सी में पढ़े ना फंक्शन सब लोगों ने? ठीक है, तो जैसा मैंने कहा हमें अब ये प्रोग्राम ऐसे तो बनाना नहीं है जैसे आपको दिख रहा है, हमें इसकी जगह फंक्शन बनाने हैं। कितने फंक्शन बनाने हैं? 2। अब आपको अगर याद हो तो फंक्शन बनाने का पहला स्टेप क्या होता है? अगर आप भूले ना हो तो फंक्शन बनाने का पहला स्टेप क्या होता है? फंक्शन का डिक्लेरेशन करते हैं, है ना? तो हमें सबसे पहले अब पुश और पॉप फंक्शंस को डिक्लेयर करना है, यानी जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन हमारा होगा वो फंक्शंस बनाकर होगा। सो इंप्लीमेंटेशन ऑफ पुश एंड पॉप फंक्शंस। आज मैं कोडिंग नहीं कराऊंगा आपको, आज मैं सिर्फ फंक्शन डिक्लेयर करना आपको सिखाऊंगा। कोडिंग करेंगे हम लोग परसों, ताकि आप परसों अपने डाउट्स के साथ आएं, और कोई बात अगर आज के लेक्चर की क्लियर ना हुई हो तो परसों मैं उसको क्लियर कर दूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं आपको बस पुश और पॉप डिक्लेयर करा के छोड़ दूंगा, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले बताइए एक बार फिर से, अगर कोडिंग की शुरुआत करें तो एज यूजुअल हेडर फाइल्स लगेंगी, stdio और conio.h, स्ट्रक्ट स्टैक भी लगेगा, स्टैक के अंदर एरे भी लगेगा 5 का, और एक टॉस भी लगेगा। ठीक, यहां तक क्लियर है? बताइए, आराम से बताते चलिएगा, है ना? बहुत ध्यान से फोकस करिएगा। अब आते हैं अपन मेन में, ठीक है? अभी आता हूं पुश पॉप को डिक्लेयर करने, पहले मेन के बारे में कुछ बातें कर लूं आपसे। ये बताइए अब मेन का क्या रोल होगा? आप पुश पॉप तो फंक्शंस करेंगे, तो मेन क्या करेगा? कुछ करेगा कि नहीं करेगा? मेन करेगा। मेन के होंगे 3 काम, मेन के होंगे 3 काम। स्टैक मेन बनाएगा कि नहीं? स्टैक मेन बनाएगा कि नहीं? बनाएगा। पुश को कॉल मेन करेगा, पुश को कॉल मेन करेगा, और पॉप को कॉल भी मेन करेगा। मानते हैं? तो सबसे पहले मेन में हम लोग स्टैक डिक्लेयर कर लेते हैं, स्ट्रक्ट स्टैक एस। हो गया। टॉस को इनिशियलाइज भी मेन करेगा कि नहीं? टॉस बार बार इनिशियलाइज होगा कि एक बार होगा? एक बार होगा। तो एक बार वाला काम तो हम मेन में कर लें, तो यहां हमने लिख दिया एस डॉट टॉस इक्वल टू -1। अब इसके आगे की कोडिंग हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें पुश पॉप का डिक्लेरेशन समझना है। तो मेन में फिर कॉल टू पुश आएगा और कॉल टू पॉप आएगा, जिसके बारे में बातचीत परसों करेंगे। अब हमें पुश पॉप को करना है डिक्लेयर। तो आपने अगर लेक्चर ध्यान से सुना हो तो मुझे बताइए, पुश वापस क्या लौटाएगा? क्या पुश मेन को कुछ वापस देगा? नहीं देगा, यानी रिटर्न टाइप वॉइड होगी। मानते हैं? रिटर्न टाइप वॉइड होगी, एग्री करते हैं? राइट। नाम पुश ही देना पड़ेगा, नाम पुश ही देंगे अपन, ठीक है? आप ध्यान से, बहुत ध्यान से, पुश का काम क्या है? जल्दी बताइए, पुश का काम क्या है? स्टैक में डेटा डालना, यही काम है ना? स्टैक मतलब एस, बताइए, स्टैक मतलब एस, हाँ के ना? ठीक है, तो क्या पुश एस को एक्सेस कर पाएगा जबकि एस मेन में है?
नहीं कर पाएगा। तो क्या करते हैं सी में, अगर एक फंक्शन का डेटा दूसरे फंक्शन में चाहिए तो क्या करते हैं, फ्रेंड बना देते हैं सी लैंग्वेज में। प्रतीक कैसी बातें कर रहे हैं, एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। जब एक फंक्शन का डेटा दूसरे फंक्शन में चाहिए तो उसे पास करा जाता है एज आर्ग्यूमेंट। मान रहे हैं? जैसे आप मुझे बताओ, सभी लोग ध्यान से देखें, मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम सी में दिखा रहा हूं। अगर डाउट होगा तो दूर हो जाएगा और नहीं होगा तो चीजें रिफ्रेश हो जाएंगी। मैं आपको सी में कोड लिख के दे रहा हूं, ठीक है? आप सब मुझे इस कोड का आउटपुट बताएंगे। ओके, सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात? मैं आपको कोड लिख के दे रहा हूं, आप मुझे इस कोड का आउटपुट बताइएगा। ठीक, चलो ध्यान से देखना। ये मैंने stdio conio दोनों एज यूजुअल अटैच करी, ठीक है? ये मैंने एक फंक्शन बनाया void show, जैसे कहते हैं फंक्शन डिक्लेयर करा। मेन के अंदर आया मैं, मेन में मैंने एक इंटीजर a लिया जिसमें 10 है, स्क्रीन को क्लियर करा, शो को कॉल करा और शो में आकर मैंने कहा void show, और यहां मैंने कहा printf a इज इक्वल्स टू %d कॉमा a। स्क्रीन एनलार्ज कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से कोड देख पाए। ये है मेरा कोड, बहुत ध्यान से इस कोड को एनालाइज कीजिए और मुझे बताइए इस कोड को रन करूंगा तो स्क्रीन पे आउटपुट क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा कि गार्बेज प्रिंट होगा? जल्दी बताइए, ये कोड मुझे 10 प्रिंट करके देगा कि गार्बेज प्रिंट करके देगा? अब मैं लगाऊं डांट, बताइए। ना ये 10 प्रिंट करके देगा, ना ये गार्बेज प्रिंट करके देगा। ना ये 10 देगा, ना ये गार्बेज देगा। ये कंपाइल भी नहीं होगा, ये कंपाइल भी नहीं होगा। इतने सारे स्टूडेंट्स ने गलत जवाब दिया है, मैंने जानबूझ के आपको गलत ऑप्शंस दिए थे। मेरे दोनों ही ऑप्शंस गलत थे। ना ये 10 देगा, ना ये गार्बेज देगा, ये कंपाइल भी नहीं होगा। ब्लैंक क्या होता है विलास? प्रोग्रामिंग में ब्लैंक भी कुछ होता है क्या? डिक्लेयर नहीं करा की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है जो ए वेरिएबल आपने बनाया है वो मेन के अंदर बनाया है। जब कोई वेरिएबल किसी फंक्शन में बनता है तो सी लैंग्वेज में हम उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं, और लोकल का मतलब होता है वो आउटसाइड द फंक्शन एक्सेस नहीं होगा। लोकल का मतलब होता है वो आउटसाइड द फंक्शन एक्सेस नहीं होगा। तो अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो देखिए कंपाइल टाइम पे ही आ जाएगी एरर। कंपाइलर मेरे से सवाल पूछ रहा है किसकी बात आप कर रहे हो? नोटिस करिए, कंपाइलर को समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे प्रोग्राम में मैंने जिसको एक्सेस करा है वो ए है कौन। देखिए जैसे ही मैं इसको कंपाइल करूंगा कंपाइलर शिकायत देगा, एरर आएगी। पढ़िए, कंपाइलर मेरे से पूछ रहा है अनडिफाइंड सिंबल है, कौन ए, कैसा ए? कंपाइलर को समझ ही नहीं आ रहा मैं ए को कैसे एक्सेस कर पा रहा हूं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो अब ऐसा क्या करूं कि यहां से ए एक्सेस हो जाए? क्या पढ़ा है आपने सी में? मुझे ए को शो में पास करना पड़ेगा एज आर्ग्यूमेंट, करना पड़ेगा। और अगर ए को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो शो के डिक्लेरेशन में ए की डेटा टाइप आएगी विच इज इंट। समझ आया? इंस्टेंस वेरिएबल नहीं बोलते हैं श्रेया, इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वर्ड है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं अपन, राइट? तो ये आपका लोकल वेरिएबल है। अब आप जब शो को ए देंगे तो ये ए आपके शो फंक्शन में रिसीव होगा। अब जब आप इसे रन करेंगे 100% कोड रन हो जाएगा और आपको आउटपुट मिल जाएगा a इज इक्वल्स टू 10। तो ये एग्जांपल आपको बस एक बात सिखा रहा है कि अगर मेन का डेटा किसी फंक्शन को चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो क्या करना पड़ेगा जल्दी बताइए? उस डेटा को फंक्शन में
भेजना पड़ेगा एज आर्ग्यूमेंट। मानते हैं? भेजना पड़ेगा। तो अब मुझे बताइए, ये जो s नाम का वेरिएबल आपने बनाया है, क्या इसकी जरूरत पुश को है? क्या इसकी जरूरत पुश को है कि नहीं है? है। तो इसका मतलब हमें s को पास करना पड़ेगा एज आर्ग्यूमेंट, करना पड़ेगा। s की डेटा टाइप क्या है? s की डेटा टाइप क्या है? s इंटीजर है, कैरेक्टर है, स्ट्रक्चर है, क्या है s? सौरभ, s इंटीजर है, s स्ट्रक्चर है। इंटीजर तो उसके अंदर का एरे है, s तो अपने आप में एक स्ट्रक्चर है ना, है कि नहीं? राइट? तो यहां क्या लिखेंगे आप? स्ट्रक्ट स्टैक लिखेंगे। ठीक है। अब एक और बात बताइए, आज के लेक्चर का लास्ट टिपिकल कॉन्सेप्ट, सी लैंग्वेज में जब भी आप आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं किसी फंक्शन को, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है पास बाय वैल्यू, और दूसरा क्या होता है? शाबाश, पास बाय रेफरेंस। ठीक। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? दोनों में क्या डिफरेंस होता है? पढ़ा है? पास बाय वैल्यू में वैल्यू पास होती है, पास बाय रेफरेंस में एड्रेस पास होता है। पढ़ा है? ठीक है। अब मुझे बताइए, पास बाय वैल्यू अगर हम यूज करते हैं तो इसका क्या असर पड़ता है हमारे प्रोग्राम पे? पास बाय वैल्यू से अगर हम पास करते हैं कोई डेटा, तो इसका क्या असर पड़ता है हमारे प्रोग्राम पे? इसका असर ये पड़ता है कि जो भी हम चेंजेस फंक्शन के अंदर करते हैं ऑन आर्ग्यूमेंट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन मेन। ये समझ आ रही है जो मैंने आपके सामने लिखी है लाइन? चेंजेस डन इन फंक्शन ऑन आर्ग्यूमेंट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन मेन। ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। सबसे पहले बताइए, यहां आर्ग्यूमेंट किसको बोल रहे हैं अपन? यहां आर्ग्यूमेंट किसको बोल रहे हैं? एस को। ऐसी जाएगा ना एज एन आर्ग्यूमेंट, ऐसी जाएगा ना। तो अगर हम फंक्शन में एस में कोई चेंज करेंगे, अगर हम एस में कोई चेंज करेंगे, एस में चेंज करने का मतलब याद रखिएगा ARR या टॉस में चेंज करना होगा। अगर हम एस में कोई चेंज करेंगे तो हमारे एक्चुअल एस में वो चेंज नहीं दिखेगा, हमारे एक्चुअल एस में वो चेंज नहीं दिखेगा। और अगर हम चाहते हैं चेंज दिखे, तो सी ने कहा आप पास बाय रेफरेंस करो। तो चेंजेस डन इन फंक्शन आर रिफ्लेक्टेड इन मेन। ठीक है। अब इसको समझने के लिए जरा वापस एग्जांपल पे चलिए आप। फिलहाल बताइए, जो शो फंक्शन है ये क्या कर रहा है? जल्दी बताइए, फिलहाल ये शो फंक्शन क्या कर रहा है? सिर्फ डेटा शो कर रहा है। मैं ये चाहता हूं मैं डेटा शो करने के साथ साथ इस डेटा में 10 इंक्रीमेंट कर दूं, इसमें 10 बढ़ा दूं, और वापस मेन में लौटकर मैं कहना चाहता हूं आफ्टर शो a is %d, a, और यहां मैंने लिखा है इनसाइड शो a is equals to %d। ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, जब हम शो को कॉल करेंगे और कंट्रोल शो में आएगा, राइट? डायग्राम वाइज समझाता हूं मैं आपको, और अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखिए ध्यान से, मेमोरी में पिक्चर क्या बन रही है। सबसे पहले मुझे बताइए, ये लाइन का असर क्या होगा? int a इक्वल टू 10। जल्दी बोलिए। ये लाइन का असर ये होगा, एक वेरिएबल बन जाएगा a के नाम से। बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। उसका अपना कुछ एड्रेस होगा, मान लीजिए उसका एड्रेस 1000 है और उसमें वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है। ये एक कौन से फंक्शन के अंदर बनाया है आपने? ये एक कौन से फंक्शन के अंदर बनाया है? बहुत बढ़िया, मेन। ठीक। अब कंट्रोल शो के कारण इधर आएगा, तो यहां भी एक ए बनेगा। अब ये बताइए, दोनों ए सेम है या दोनों का नाम सेम है लेकिन एड्रेस अलग होंगे?
क्या लग रहा है, दोनों ए सेम है या दोनों का नाम सेम है, एड्रेस अलग होंगे? जल्दी बोलिए। दोनों का नाम सेम है लेकिन एड्रेस अलग होंगे। आपने ये भी पढ़ा होगा, जो आप पास करते हैं वो कहलाएगा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, और जिसमें आप रिसीव करते हैं वो कहलाएगा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। मानते हैं? ठीक, तो फिर एक ए और बनेगा आपके फंक्शन में, जिस फंक्शन का नाम है शो, और इसमें भी 10 आएगा। लेकिन क्या ये ए और ये ए मेमोरी में सेम एड्रेस पे होंगे? नहीं होंगे ना। तो इस ए का एड्रेस मान लीजिए 2000 है। आप मुझे बताइए, जब आप प्रिंट करेंगे तो 10 प्रिंट हो जाएगा, हाँ कि ना? हो जाएगा। लेकिन ये जो आपने इंक्रीमेंट करा है, ये क्या दोनों ए को 20 कर देगा? ये a इक्वल टू ए प्लस 10 दोनों a को 20 कर देगा? नहीं ना, ये सिर्फ इसको 20 करेगा, और ये वाले a में अभी भी 10 ही रहेगा। यस और नो? मानते हैं 10 ही रहेगा। तो इसका मतलब अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? मुझे आउटपुट में आफ्टर शो a की वैल्यू अभी भी 10 ही मिलेगी। मिल रही है? यस और नो? दिख रहा है? समझ आ रहा है? सबसे पहले तो बताइए, समझ आ रहा है? ठीक है। आप मुझे बताइए, कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि हमने शो में जो 10 डाला है वो मेन वाले ए में पहुंच जाए? क्या करना पड़ेगा? तो फिर ए पास नहीं करेंगे, तो फिर सी ने पढ़ाया ए का पास कर दीजिए एड्रेस। सी ने कहा फिर ए पास मत कीजिए, ए का पास कर दीजिए एड्रेस। करेक्ट। और ये एड्रेस पास करेंगे तो कौन सी पासिंग बन जाएगी? ये अभी भी पास बाय वैल्यू ही कहलाएगा। क्या ये अभी भी पास बाय वैल्यू ही कहलाएगा? नहीं, अब ये बन जाएगा पास बाय रेफरेंस। करेक्ट। ये अपने आप में कहलाएगा अब पास बाय रेफरेंस। ठीक है, चलूं आगे। ठीक, अब मुझे बताइए, अगर हम ए का एड्रेस पास कर रहे हैं तो उसे रिसीव हम किसी नॉर्मल वेरिएबल में कर पाएंगे? अब आप अगर डायग्राम समझें तो अब डायग्राम बदल गया है। अभी तक 10 पास हो रहा था, अब पास 1000 होगा। क्या 1000 एक नॉर्मल वैल्यू है? नहीं, 1000 एक एड्रेस है। एंड हु कैन होल्ड एड्रेसेस? हु कैन होल्ड एड्रेसेस? पॉइंटर। तो इसका मतलब जो शो का आर्ग्यूमेंट है वो आप पॉइंटर रखना पड़ेगा। शो का जो हम आर्ग्यूमेंट बनाएंगे वो अब पॉइंटर होगा। ठीक है, तो पॉइंटर की पहचान क्या होती है? जैसे एरे स्क्वायर ब्रैकेट से आइडेंटिफाई होता है, फंक्शन पैरेंथेसिस से होते हैं, पॉइंटर किससे होते हैं? स्टार से होते हैं। तो यहां आर्गुमेंट में आ जाएगा इंट स्टार। आएगा? आएगा, राइट। और फिर यहां क्या आएगा जहां रिसीव करेंगे अपन? यहां आ जाएगा स्टार पी। आएगा? होगा। और फिर ये अगर आपने पॉइंटर्स पढ़े हो तो ये ए की जगह क्या हो जाएगा? ये ए की जगह क्या हो जाएगा? वैल्यू एट पी। क्यों? क्योंकि आप डायग्राम में आप अगर समझें तो मेमोरी में पिक्चर क्या बन रही है? मेमोरी में पिक्चर क्या बन रही है? इस ए को पॉइंट करने का काम पी करेगा। पी में आएगा 1000। वाया पी इस 10 तक कैसे जाएंगे? उसके लिए सिंटेक्स सी ने पढ़ाया है, वैल्यू एट पी। राइट। इसको कैसे पढ़ेंगे स्टार पी को? वैल्यू एट एड्रेस स्टोर्ड इन पी। What is address stored in P? What is address stored in P? 1000. What is value at 1000? What is value at 1000? 10. So this printf will show us 10. आप बताइए, क्या इस 10 को 20 कर सकते हैं? इस पॉइंटर की मदद से इसे 20 करा जा सकता है क्या? कर सकते हैं। क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा बताइए? जहां लिखा है a इज इक्वल्स टू a प्लस 10, वहां कहना पड़ेगा वैल्यू एट p इक्वल्स टू वैल्यू एट p प्लस 10 लिखना पड़ेगा। अब अगर आप चलाएंगे तो मेन आपको बोलेगा
शो से वापस आने के बाद A20 हो गया है। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? आया? ठीक है, अब ये सब मैंने आपको क्यों पढ़ाया उस पे आता हूं। ठीक है, अब जरा सोच के मुझे बताइए, जब आप S को पुश में भेजेंगे, क्या पुश S में कोई चेंज करेगा? सभी लोग जवाब दें प्लीज। क्या पुश S में कोई चेंज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्या चेंज करेगा बताइए? क्या पुश टॉस बढ़ाएगा? क्या पुश टॉस को इंक्रीमेंट करेगा? तो आप सोचिए, अगर हमने इसे पास बाई वैल्यू से पास करा, अगर हमने इसे पास बाई वैल्यू से पास करा, तो आप मानते हैं पुश में जो चेंजेस होंगे वो आपके मेन वाले एस में नहीं आएंगे, जैसा अभी शो के साथ हो रहा था। ठीक है, और हम चाहते हैं चेंजेस आए कि ना आए? हम चाहते हैं ना चेंजेस आए, तो फिर हम एस पास करेंगे कि एस का एड्रेस पास करेंगे? एड्रेस पास करेंगे, तो फिर पुश का आर्ग्यूमेंट स्टैक का पॉइंटर होगा, और पॉइंटर की पहचान स्टार। ये मैं आपको दोबारा समझाऊंगा परसों, आप ये मत सोचिएगा मैं एक ही बार में क्लियर कर दूंगा, आपको भी दिक्कत होगी, लेकिन एक आध दिन की दिक्कत बहुत जरूरी है, तभी चीजें समझ आएंगी, तभी आंखें दिमाग सब खुलेगा आपका। तो यहाँ स्टार क्यों आया है समझ में आ रहा है? उल्टा चलिए, स्टार क्यों आया? जवाब देते चलिए, स्टार क्यों आया? क्योंकि हम एड्रेस, हाँ हम पॉइंटर बना रहे हैं। पॉइंटर क्यों बना रहे हैं? पॉइंटर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम एड्रेस पास करेंगे। एड्रेस क्यों पास करेंगे? क्या मजबूरी है कि एड्रेस पास करेंगे? कोड की स्पीड बढ़ानी है, हम चाहते हैं कोड बहुत फास्ट चले इसलिए एड्रेस पास कर रहे हैं? नहीं, हम इसलिए एड्रेस पास कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं पुश में जो भी हम चेंजेस स्टैक में करें वो मेन वाले स्टैक पे हो। दूसरे शब्दों में, हम नहीं चाहते हैं कि पुश में एक नया स्टैक बन जाए, हम नहीं चाहते हैं कि पुश में एक नया एस बन जाए, जो पास बाय वैल्यू में होता ही होता है। पास बाय वैल्यू में आर्ग्यूमेंट की कॉपी बन जाती है, तो दोनों जगह आर्ग्यूमेंट का डेटा रहता है, फंक्शन में भी और मेन में भी, पर फंक्शन में उस डेटा पे चेंज करते हैं तो मेन वाले डेटा पे चेंज नहीं होता। अब आप बताओ, हमें पूरे प्रोग्राम में कितने स्टैक बनाने? हमें पूरे प्रोग्राम में कितने स्टैक बनाने? एक ही बनाना है ना, और हम चाहते हैं वही स्टैक पुश को एक्सेस करने को मिले, वही स्टैक पॉप को मिले। पुश पॉप इस पे जो भी काम करें वो मेन वाले स्टैक पे हो, तो वो तभी होगा जब हम एड्रेस पास करेंगे। एम आई क्लियर? ठीक है, इसलिए वहां स्टार लगा है। दूसरी बात, पुश स्टैक में क्या डालेगा? पुश स्टैक में क्या डालेगा? वैल्यू डालेगा, और वो वैल्यू भी मेन पुश को भेजेगा। वो वैल्यू मेन यूजर से लेगा और पुश को भेजेगा। हम पुश में स्कैन एफ नहीं लगाएंगे, हम पुश में स्कैन एफ नहीं लगाएंगे, तो पुश दो आर्गुमेंट लेगा, जिसमें से दूसरा आर्गुमेंट इंटीजर होगा। बताइए, दोनों आर्गुमेंट का पर्पस समझ आ रहा है? अच्छे से बताइएगा, ऑनेस्टी के साथ। आ रहा है? वेरी गुड। तो अब अगर मैं आपसे डिस्क्राइब करने को बोलूं, तो सबसे पहले बताइए, ये कौन? अगर इसके बारे में मैं आपसे डिस्क्रिप्शन मांगू तो क्या बोलेंगे? हु इज दिस? हु इज दिस? द एलिमेंट टू बी स्टोर्ड। ये वो एलिमेंट है जो हमें स्टैक में पुश करना है, टू बी स्टोर्ड इन स्टैक। ओके, एंड ये क्या है? स्ट्रक्ट स्टैक स्टार। हु इज दिस? हु इज दिस? पॉइंटर टू द स्टैक, पॉइंटर टू द स्टैक। आ रहा है समझ में? एड्रेस रखेगा ना ये, तो पॉइंटर ही तो कहेंगे ना, जो एड्रेस रखते हैं पॉइंटर ही तो होते हैं, राइट? चलिए अब आप बताइए, मुझे पता चल जाएगा आपको कितना समझ में आया। पॉप की प्रोटोटाइप बताइए बिना मेरी हेल्प लिए हुए। पॉप की प्रोटोटाइप बताइए। सबसे पहले बताइए रिटर्न टाइप क्या होगी? वेरी गुड, रिटर्न टाइप इंट होगी। ठीक है, नाम क्या होगा फंक्शन का? पॉप होगा। आप बताइए, जो पॉप फंक्शन है क्या ये भी स्टैक में चेंजेस करेगा?
क्या ये भी स्टैक में चेंजेस करेगा कि नहीं करेगा? क्या ये टॉस डिक्रीमेंट करेगा? क्या ये टॉस को डिक्रीमेंट करेगा? तो इसे भी स्टैक का एड्रेस चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? तो इसकी आर्गुमेंट टाइप क्या होगी? स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर। आ रहा है समझ में सबको? क्लियर हुआ? अब एक जो आपका डाउट था, ये बताइए, पॉप की रिटर्न टाइप हमेशा इंटीजर होगी क्या? नहीं। पुश की आर्ग्यूमेंट टाइप हमेशा इंटीजर होगी क्या? नहीं। ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके एरे की डेटा टाइप पे। याद रखिएगा, अगर अंदर वाला एरे कैर होगा तो याद रखना पुश का आर्गुमेंट कैर होगा, पॉप की रिटर्न टाइप कैर होगी। अगर अंदर वाला एरे फ्लोट होगा तो पुश का आर्गुमेंट फ्लोट होगा, अंदर और पॉप की रिटर्न टाइप फ्लोट होगी। बताइए, क्लियर हो गया सबको अच्छे से? एवरीवन इज क्लियर विद दिस? ठीक है, मैं सारे नोट्स अपलोड कर दूंगा, आप इसको एक बार रिवाइज करना। थर्सडे डाउट्स के साथ आना। पहला चांस होगा कि आप 10 मिनट अपनी क्वेरीज पूछें और उसके बाद फिर हम इसकी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, डन? ठीक है, आज जो भी आपको दिक्कत गई, जो भी पॉइंट्स आपको लगे नहीं समझ में आए, आप मुझे बताइएगा। अगर ज्यादा दिक्कत है तो सी के कुछ टॉपिक्स का आपका रिफ्रेशर भी लग सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है सर ये पास बाई रेफरेंस भूल गया हूं, नहीं याद आ रहा, तो इन सब टॉपिक का आपका एक क्विक रिफ्रेशर भी हम लगा सकते हैं, बट जरूरत होगी तब बोलिएगा। ओके, चलिए आइए थर्सडे लेते हैं इससे आगे। ठीक, चलिए बाय बाय, टेक केयर। थर्सडे 11 o'clock। ओके, बाय बाय, जय हिंद।